दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स में। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जो कल का जो क्वेश्चन था पहला वाला, उसका आंसर होगा प्लेज, PLEDG। ठीक है, उसका आंसर मॉर्गेज नहीं होगा। कई भाइयों ने ऑप्शन में बताया भी था और अच्छी बात भी है। और मेरे को तो पता है कि जितने भी बंदे मेरे साथ जुड़े हैं वो ठीक ठाक बंदे हैं, यानी वो पढ़ाई करने वाले बंदे हैं, इतना तो मेरे को पता है। तो प्रैक्टिस करते रहिए। 21 तारीख को पेपर आने वाला है केनरा बैंक का, तो आप पढ़ते रहिए। और बाकी मेरा MCQ, अगर जो भाई पढ़ रहे हैं वो लगे रहिए, और जो भाई थोड़ा ज़्यादा सीख गए हैं, जिनको ज़्यादा आता है, तो वो कहीं और भी अपना विस्तारित हो सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको हर एक बंदे को अलग अलग दे रहा हूँ। वैसे मैंने टेलीग्राम का लिंक यूट्यूब के जिसको चैनल को आप देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लिया। वहाँ आपको क्वेश्चन करने को मिलते हैं, यहाँ देखने को मिलते हैं। वहाँ आप खुद भी कर सकते हैं कि सर ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है। तो मैं बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ आज का MCQ प्रैक्टिस, सब स्टाफ से कलर तक का सफर। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ SHG मेंबर्स इन हिली एरियाज। जो पहाड़ी इलाके होते हैं उसमें कितनी स्ट्रेंथ होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबरों। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवाया था कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबरों की जो संख्या होती है, पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 20 से 30, तीसरा है 5 से 10 और चौथा है नो लिमिट। तो अगर अब पहाड़ी एरिया की बात करता हूं मैं, तो पहाड़ी एरिया में जो मेंबर होते हैं वो होते हैं ऑप्शन नंबर सी, 5 से और 10 मेंबर हो सकते हैं हिली एरिया यानी पहाड़ी एरिया में। ठीक है, अब आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि SHG है क्या। अगर मैं SHG की बात करूं तो इसको बोलते हैं स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप। एक स्वशासित और अनौपचारिक समुदाय है जिसमें लोग खुद इसको चलाते हैं। इसमें एक सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग होते हैं जो सामूहिक रूप से साझा उद्देश्यों को पूरा करते हैं, और SHG के सदस्य अपने अपने छोटे बचत करके अपना योगदान करते हैं। इन बचत को एक समूह में जमा करते हैं और इस कोष से समूह के सदस्यों को जरूरत के मुताबिक इनको लोन दिया जाता है। जो इसको डिपॉजिट करते हैं उनको फिर लोन दिया जाता है। यही SHG है। और SHG के फायदे तो आपको, इतने फायदे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आज आपको क्वेश्चन SHG के भी मिलेंगे, दो चार और। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि SHG कैन बी फॉर्म्ड बाय डैश मेंबर, कि SHG का गठन डैश सदस्यों द्वारा किया जा सकता है। पहले ऑप्शन है मेल यानी पुरुषों के द्वारा, दूसरा है फीमेल महिलाओं के द्वारा, तीसरा है पर्सन विद डिसेबिलिटी और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका आंसर तो आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो SHG का जो गठन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है। बहुत आसान और बहुत इजीली क्वेश्चन है। आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपको मैं यही देता हूँ। आपने इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आप बता भी रहे हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सुपर सीनियर सिटीजन आर दोज पर्सन्स हुज एज इज मोर देन। आपको बता देता हूँ कि जो वरिष्ठ नागरिक वे व्यक्ति होते हैं जिनकी आयु किससे अधिक होनी चाहिए। जो एक तो होता है सीनियर सिटीजन, अगर आप कहीं स्टेट में जाएंगे तो वो 65 ईयर से ऊपर हो जाते हैं, और कहीं आपको 60 से ऊपर मिलेंगे, और कहीं पे आप 70 से ऊपर मिलेंगे। लेकिन ये होता है सीनियर सिटीजन। ठीक है, लेकिन अगर मैं जहां पर ये सीनियर सिटीजन की बात, लेकिन जहां पर बात सुपर सीनियर सिटीजन की आती है, तो वो कितने साल का होगा सुपर सीनियर सिटीजन है। पहला ऑप्शन है 60 साल, 70 साल,
80 साल या 100 साल। तो अगर सुपर 80 के बाद सुपर सीनियर सिटीजन में आदमी आ जाता है, अगर उसकी एज 80 प्लस हो जाती है तो वो सुपर सीनियर सिटीजन कहलाता है। सीनियर सिटीजन तो है ही वो, लेकिन उसके बाद उसको सुपर सीनियर सिटीजन कहलाते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूं सुपर सीनियर सिटीजन की, तो भारतीय आयकर विभाग के मुताबिक जो व्यक्ति किसी वित्तीय वर्ष में किसी भी समय 80 साल या उससे ज्यादा उम्र का होता है, उसे सुपर सीनियर सिटीजन में काउंट किया जाता है। ये देखो, वहीं 60 साल से ज्यादा लेकिन 80 से कम, इस लाइन को जरूर देखें। 60 से ज्यादा और 80 से कम उम्र वाले लोगों को वरिष्ठ नागरिक, यानी मैंने आपको बताया ना कि सीनियर सिटीजन माना जाता है, लेकिन जो सुपर सीनियर सिटीजन है वो आपको 80 में ही माना जाएगा। 80 साल में आपको सुपर सीनियर सिटीजन माना जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट अंडर 80C ऑफ ITA, कि इनमें से जो ऑप्शन है कौन 80C, अगर आप बैंकर हैं तो अगर आप इनकम टैक्स भरते, आप तो खैर नहीं भरते होंगे, लेकिन जो आपके अधिकारी हैं उसमें जो टैक्स भरते हैं, एक कॉलम आता है 80C, एक आता है 80CCC करके ना, ये बोल रहा है कि जो 80C है उनमें से कौन कौन से कॉलम इसमें 80C में आते हैं। पहला ऑप्शन है PPF, ये तो आता है। दूसरा है SSC। PPF की अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। दूसरा है SSA, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। अगला आता है SGB। SGB की बात बताऊं मैं आपको, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, SGB सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। और एक आता है टैक्स सेवर FDR, फिक्स डिपॉजिट रिसीट, है ना। तो इसमें ये सब आते हैं 80C में, लेकिन कौन सा नहीं आता, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर C नहीं आता, जिसको बोलते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, 80C में नहीं आता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर अब मैं आपको 80C की बात बताऊं, तो जो भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 80C एक ऐसा खंड है जो विभिन्न व्ययों और निवेश, अगर आप खर्च कर रहे हो और निवेश कर रहे हो तो उसके आयकर में छूट देता है। वही किसी व्यक्ति की कुल कर योग आय से हर साल अधिकतम अगर 1.5 साल तक की कटौती की अनुमति इसमें देता है। आपको 1.5 साल तक की छूट मिलती है अगर 80C के तहत, कि अगर आपने सुकन्या समृद्धि करवा रखा है, आपने PPF खोल रखा है, आपने LIC खोल रखा है, और आपने बच्चों की फीस, उसमें आपको कितने तक की छूट मिलती है, 1.5 लाख तक की। 80C के तहत निवेश के लिए छूट के लिए व्यक्तिगत केवल करदाताओं और हिंदू अविभाजित परिवारों के लिए लागू है। हिंदू अविभाजित परिवार होते हैं, अगर मैं यहाँ पर हिंदू अविभाजित परिवार की बात करूं तो यहाँ पे आता है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, इसको बोलते हैं HUF। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बैंकर्स इज डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ विच एक्ट, कि जो एक बैंकर है उसको कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है। पहला है NI एक्ट यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, RBI एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, तीसरा है BR एक्ट यानी बैंक रेगुलेटिंग एक्ट, और चौथा है नॉट डिफाइंड। तो बैंकर को NI एक्ट में डिफाइन किया गया है। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बैंकिंग कंपनी इज डिफाइंड इन विच एक्ट, कि बैंकिंग कंपनी को किस अधिनियम में परिभाषित किया गया है। पहला ऑप्शन है NI एक्ट, दूसरा RBI एक्ट, तीसरा बैंक रेगुलेटिंग एक्ट, और चौथा है नॉट डिफाइंड, की बैंकिंग कंपनी को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है।
लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। बैंक रेगुलेटिंग एक्ट में बैंकिंग कंपनी को डिफाइन किया गया है। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि जो बैंकिंग कंपनी है वो क्या है और कैसे कैसे स्टेबल होती है, कैसे कैसे जुड़ती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये चीज़ तो मैं काफ़ी दिन बाद बोल रहा हूँ, वैसे मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन आपको बता देता हूँ कि अगर आप जुड़े हैं हमारे साथ तो आप कर सकते हैं लाइक शेयर, और ये भी बताना कि सर क्लास कैसे लगी। कहीं पर गलती मिस्टेक हो जाती है तो आपको ही पता है कि क्षमा के भागीदार इंसान है, तो माफ जरूर कीजिएगा। बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 भारत में एक कानून है जो भारत में सभी बैंकिंग कंपनियों को नियंत्रित करता है। जो ये जो अधिनियम है 1949 1949 का, ये भारत में सभी कंपनियों को नियंत्रित करता है। बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 के रूप में पारित यह 16 मार्च 1949 को लागू हुआ था, और इसको 1966 अधिनियम में 49 में इसको बदल दिया गया था। ये तो बैंक रेगुलेटिंग एक्ट में आता है, बैंकिंग अधिनियम या कंपनी बैंक रेगुलेटिंग एक्ट में आता है। अगला क्वेश्चन है द टर्म कस्टमर हैज डिफाइंड विच एक्ट, कि जो ग्राहक शब्द है इसको कौन से एक्ट में परिभाषित किया गया है। ऐसे क्वेश्चन पहले पूछे गए पेपर में, इनको हल्के में नहीं लेना है, इनको जरूर जरूर प्रैक्टिस करते रहना है। कि जो ग्राहक शब्द है ये कस्टमर बोलते हैं जिसको, उसको कौन से एक्ट में परिभाषित किया गया है। पहला ऑप्शन है एनआई एक्ट, दूसरा है आरबीआई एक्ट, तीसरा है बैंक रेगुलेशन एक्ट, और चौथा है कि इसको डिफाइन नहीं किया गया है। तो कस्टमर को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, नॉट डिफाइंड कस्टमर। लेकिन अगर आप और चीजें पढ़ते हो कहीं तो आपको ये भी दिखेगा कि केवाईसी है, केवाईसी ही डिफाइन करती है। जब आप केवाईसी डिपॉजिट कराते हो बस वही कस्टमर अपने आप को डिफाइन करता है, बाकी कस्टमर को कहीं ऐसे एक्ट में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अकाउंट नॉट पे एनी इंटरेस्ट, इनमें से जो है ऑप्शन, ये कौन सा खाता है जो कोई किसी पे भी ब्याज नहीं लगता है, कोई भी ब्याज नहीं देता है। पहला ऑप्शन है सेविंग अकाउंट, दूसरा है एफडी, तीसरा है करंट अकाउंट, चौथा है आरडी। तो ये तो आपको पता है कि जो ऑप्शन नंबर थर्ड है करंट अकाउंट है वो आपको इंटरेस्ट नहीं देता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड या सी। चालू खाते में यानी करंट अकाउंट में कोई भी ब्याज नहीं मिलता। चालू खाता नियमित लेन देन के लिए उपयुक्त होता है। इसमें तरलता होने की वजह से यानी इसमें लिक्विडिटी होने की वजह से ब्याज नहीं मिलता। वहीं बचत खाते पर ब्याज मिलता है, बैंक बचत खाते में जमा रकम पर ब्याज देता है, लेकिन आपको करंट अकाउंट पर ब्याज नहीं मिलता। अब आपने मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब देना, जो व्यापारी लोग होते हैं वो कौन सा अकाउंट का यूज करते हैं मैक्सिमम, यानी व्यापारी बोले तो जो लोग व्यापार करते हैं वो ट्रेड करते हैं, वो कौन सा अकाउंट यूज करते हैं, आपने ये भी कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन है फिक्स डिपॉजिट पीरियड रेंज फ्रॉम एज, जो एफडी है जिसको सावधि जमा बोलते हैं उसकी रेंज कितनी है। पहला ऑप्शन है 7 से 5 साल, 1 दिन से 10 साल, 1 महीने से 10 साल, और 7 दिन से 10 साल। तो ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, तो ये तो खाली प्रैक्टिस सेट है। 7 दिन से लेके और 10 साल तक आपके एफडी की जो रेंज होती है वो होती है 7 से 10 साल तक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अ सेविंग एज वेल एज करंट अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज डोरमेंट इफ देयर आर ट्रांजैक्शन इन द अकाउंट फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी ईयर्स, कि यदि किसी खाते में कितने वर्षों से अधिक समय तक कोई लेन देन नहीं हुआ तो उसका खाता निष्क्रिय हो जाता है, यानी डोरमेंट हो जाता है। समझ गए ना डोरमेंट क्या होता है,
कि अगर अपने खाते में आपने कोई भी लेन देन नहीं किया तो आपका खाते को निष्क्रिय किया जाता है। तो कितने साल तक अगर आप लेन देन नहीं करते तो आपका खाता निष्क्रिय किया जाएगा? पहला ऑप्शन है 2 साल, दूसरा है 5 साल, तीसरा है 10 साल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2 साल। लेकिन 2 साल तक आपने कोई भी लेन देन अगर नहीं किया तो आपका खाता निष्क्रिय माना जाता है। और 10 साल में जो आपका खाता है वो किस में चला जाता है? वो चला जाता है डीफ में, DEAF। वो डीप में चला जाएगा, समझ गए भाई? DEAF, डिपॉजिटरी एजुकेशन अवेयरनेस फंड में वो चला जाता है, हालांकि आपको वो वापस भी मिल जाता है। चले हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, if you do not private your PAN card of the provide your PAN card and bank details is applicable at which of and FD interest। यदि आपने बैंक में पैन कार्ड को जमा नहीं कराया तो आपकी टीडीएस की दर कितनी होगी? पहला ऑप्शन है 10%, दूसरा है 20%, तीसरा है 30%। अगर आपने अपने बैंक में पैन कार्ड नहीं लगाया है तो आपका जो टीडीएस है वो कट जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 20% आपका उसमें से टीडीएस काट देगी सरकार। ठीक है, देखते हैं कितना किस पे कटता है, ये भी थोड़ा जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। अगर पूरे फाइनेंशियल वर्ष का ब्याज 10,000 रुपए से ज्यादा होता है तो उस पर 10% टीडीएस लागू होता है। अगर पूरे साल भर का आपका 10,000 का ब्याज लगता है तो उस पर 10% टीडीएस लागू होता है। अगर आप बैंक को अपना पैन कार्ड नहीं देते तो 20% टीडीएस लागू होता है। अगर आप अपना पैन कार्ड नहीं देंगे तो 20% लागू होगा टीडीएस। और अगर आप एनआरओ नॉन रेजिडेंस हैं तो एफडी के लिए आपको टीडीएस रेट्स 30% देना पड़ेगा। अगर आप एनआरओ हो तो एनआरओ अकाउंट में एफडी के लिए 30% लगता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। अगर मैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करूं तो इसको हिंदी में बोलते हैं वित्तीय समावेश। कि मतलब कि इनमें से कौन सा प्राइमरी फंक्शन नहीं है इस वित्तीय समावेश का? पहला है नो फ्रिल अकाउंट, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले ना, नो फ्रिल अकाउंट क्या होता है। दूसरा BSBD अकाउंट, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो बच क्या गया कि इनमें से वित्तीय समावेशन का जो पहला कार्य नहीं है वो कार्य रह जाएगा आपका जनरल सेविंग अकाउंट। इसका कार्य नहीं है, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये जो टर्म दिख रहा है आपको इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूं ताकि पता लग सके क्या फाइनल इंक्लूजन है। वित्तीय समावेश का मतलब है कि सभी लोगों और कारोबारों को किफायती और जिम्मेदारी वित्तीय सेवाओं का लाभ मिलना, कि लोगों को ना इसका लाभ मिलना। लाभ कैसे मिलना? जैसे मैंने आपको जन धन योजना बताया था तो वो फाइनेंशियल इंक्लूजन में शामिल है। वहां ऑप्शन था कौन सा नहीं है। इन सेवाओं से भुगतान, बचत, ऋण, बीमा जैसी चीजें शामिल है। वित्तीय समावेशन से समाज के पिछड़े और कम आय वाले लोगों को भी वित्तीय सेवाओं का लाभ मिलता है। तो इसमें देखो जो भी काम होते हैं, BSBD अकाउंट होता है, बेसिक से BSBD को बोलते हैं बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, है ना। तो वो भी इन्हीं के लिए होते हैं। जो प्रधानमंत्री जन धन योजना होता है वो भी गरीब लोगों के लिए होते हैं, लेकिन जो जनरल सेविंग अकाउंट है वो वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन में नहीं आता है। उसका आंसर है जनरल सेविंग अकाउंट।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट फाइनेंशियली लिटरेसी अंडर फाइनेंशियली इंक्लूजन इज अंडरटेक बाय, कि वित्तीय समावेशन के अंतर्गत वित्तीय साक्षरता परियोजना किसके द्वारा शुरू की है। कि अगर वित्त की बात आती है तो वहां जो भी साक्षरता करेगा उसमें एक ही नाम आ जाएगा आपका RBI, है ना। उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा RBI ही वित्तीय समावेश के लिए इस साक्षरता परियोजना शुरू करता है और उसके द्वारा वो शुरू की गई है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है लीड बैंक स्कीम्स, जिसको बोलते हैं LBS। LBS को किसने इंट्रोड्यूस किया था। लीड बैंक को किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो लीड बैंक को इंट्रोड्यूस कौन करेगा। पहला ऑप्शन है RBI, दूसरा है नाबार्ड, तीसरा है DLTC और चौथा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपने मेरे को DLTC की फुल फॉर्म बतानी है। कल मैंने आपको DLTC और SLBC की फुल फॉर्म मैंने आपको कल ही बताई होगी, शायद कल या परसों। तो आपने मेरे को DLTC की फुल फॉर्म बतानी है। और अग्रणी बैंक RBI के द्वारा इनकी शुरुआत की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। थोड़ा आपको बता देता हूँ कि लीड बैंक क्या है और क्यों है। लीड बैंक योजना यानी अग्रणी बैंक योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग और ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। एक योजना, इसकी शुरुआत दिसंबर 1969 से RBI ने की थी। ठीक है, LBS की शुरुआत, लीड बैंक स्कीम की शुरुआत की थी RBI ने। इस योजना के तहत अलग अलग बैंकों को जिलों के लिए जिम्मेदारी सौंपी जाती है। ये बैंक अपने जिले में कृषि, MSI, MSE और दूसरे आर्थिक कामों के लिए ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिए क्रेडिट संस्थानों का प्रयास करते हैं। तो ये है LBS लीड बैंक स्कीम जो कि RBI ने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है इन टर्म RSETI। RSETI में ई की फुल फॉर्म क्या होगी। पहला ऑप्शन है एम्पावर्ड, दूसरा है एम्प्लॉयमेंट, तीसरा है इमर्जिंग, चौथा है इंटरेस्टेड। तो RSET में जो फुल फॉर्म हो जाएगी ई की वो हो जाएगी एम्प्लॉयड, ऑप्शन नंबर एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं इस RSETI की फुल फॉर्म बताऊं तो इसकी फुल फॉर्म होती है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, इसलिए आपको आराम आराम से भी ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कमेटी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि जो वित्तीय समावेश के लिए किसने कमेटी बनाई थी। वित्तीय समावेश के लिए जो कमेटी किसने बनाई थी, कौन थे इसके हेड। पहला है C रंगराजन, दूसरा है नरसिम्हन कमेटी, तीसरा है एस कमेटी, चौथा है AK बुचर कमेटी। तो जो वित्तीय समावेशन के लिए कमेटी बनी थी वो बनी थी C रंगराजन वाली कमेटी को बनाया गया था। ठीक है, और आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि प्रधानमंत्री जो जन धन योजना है, हु कैन अवेल OD फैसिलिटी, कि कितने साल तक के जो लोग हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना में OD का लाभ ले सकते हैं। तो कितने साल तक के ले सकते होंगे। पहला जो आपका ऑप्शन है 18 से 60 साल तक के, दूसरा है 18 से 21 से 60, तीसरा है 18 से 65 साल और चौथा है 21 से 65 साल। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना वाले हैं वो 21 से लेके और 65 साल तक के लोग इस OD का
फायदा उठा सकते हैं और वो ओडी ले सकते हैं। और आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना में ओडी फैसिलिटी कितनी है, कितने रुपए तक की है ओडी की फैसिलिटी। आपने लिखना है PMJDY ओडी इतने 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 जितनी भी है। आज के मैंने आपको 3 क्वेश्चन पूछ लिए। उम्मीद करता हूं कि आपने तीनों के आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में देने हैं। तो अब आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप पढ़ते रहिए और आपका बन के मेरे को मैसेज भेजिए, सर मैं बन गया हूं। तो फिर मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ, और वो भी कल। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद। बाकी टेलीग्राम का लिंक, आपको टेलीग्राम पे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, PDF मिल जाएगी और आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं। थैंक यू और धन्यवाद।